प्रोपोर्शन एक ही बात है, दोनों दोनों बोल सकते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट, है ना, रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट इज सेम नो मैटर व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स ऑफ कंपोनेंट मास। ठीक है, जो सोर्स ऑफ कंपोनेंट मास, अब इसका मतलब क्या है, पहले एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। सपोज मेरे पास CO2 है, CO2 गैस कहां से बन रही है, तो कार्बन को बर्न करो तो तुम्हें CO2 गैस मिलेगी, CO2 गैस। और कहां से बन सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करो तो तुम्हें CO2 मिल सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। अब देखो क्या कहना है इसका कि बताओ रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इस CO2 में, CO2 में देखो ये जो CO2 है, सॉरी यहाँ पे CO2 भी आएगा, CO2 और ये जो CO2 है, दोनों में कार्बन का देखो वेट कितना है बेटा, उसमें कितने ग्राम कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें 12 ग्राम कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन कितना है बेटा, 32 ग्राम है। इस वाले CO2 में भी 12 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है। ठीक है, तो अब रेशियो अगर हमें निकालना है इसका, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सपोज 2 से ले ले पहले, तो ये 2 6 टाइम्स 16 टाइम्स 4 से गया 4, है ना, सॉरी 4 से कैसे जाएगा, 6 है ना, तो 2 3 जा एंड 2 8 जा, 3:8, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी प्रिपेयर करो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 3:3, नो मैटर, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कहीं से भी CO2 ले आओ, कहीं से भी किसी भी और तरीके से प्रिपेयर कर लो, उसमें हमेशा कार्बन और उसके कंपोनेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन का बाय रेशियो बाय वेट क्या होगा, 3:8 होगा बेटा। ठीक है, और सोर्स या कहीं से भी किसी भी सोर्स से ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ कंबशन रिएक्शन से ले रहे हैं, यहाँ डिकम्पोजिशन विघटन प्रक्रिया से ले रहे हैं, यहाँ विघटन हो रहा है, तो किसी भी प्रक्रिया से लो तो उसका रेशियो सेम ही होगा। एक और एग्जांपल है देखो वाटर के लिए। ठीक है, वाटर के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं। देखो वाटर कहीं से भी ले लो बेटा, वाटर में क्या होगा, वाटर में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन कितने ग्राम है, हम एक H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हम एक H2O की बात करते हैं, तो एक H2O में हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है, ऑक्सीजन 16 ग्राम्स है, रेशियो कितना होगा 1:8। कहीं का भी वाटर हम ले लें उसमें रेशियो 1:8 ही होगा हमेशा। ठीक है, कहीं का भी आप वाटर ले लें, चाहे ये रिवर वाटर ले लो बेटा या रेन वाटर ले लो या टैप वाटर ले लो, ठीक है, कहीं का भी वाटर लो उसमें रेशियो तुम्हें यही मिलेगा। मिनरल वाटर ले लो, कोई भी वाटर ले लें, अगर H2O मॉलिक्यूल है तो उसमें रेशियो 1:8 ही होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि कहीं से भी किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से प्रिपेयर करो या किसी भी सोर्स से उस मॉलिक्यूल को ऑब्टेन करो, उसमें रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स बाय वेट, ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब जिन एलिमेंट से बना है, और उनका रेशियो बाय वेट क्या रहता है, कांस्टेंट या डेफिनेट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये आइसोटोप्स में वैलिड नहीं होता, आइसोटोप्स मींस समरूप जो कंपाउंड्स है उसमें वैलिड नहीं होता है। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ एग्जांपल। ठीक है, देखो एक होता है ऐसे C+O2 गिव्स CO, तो ये तो बैलेंस नहीं है क्योंकि देखो दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही है, तो इसको भी दो कर दो, कार्बन दो हो गए तो 2 कार्बन, और C+O2 गिव्स CO2, दोनों ही गैसेस हैं, दोनों ही गैसेस हैं लाइट में, ठीक है, तो दोनों ही गैसेस हैं। अब इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करना होता है, तो जो इसके कंपोनेंट्स बाय वेट हैं, कंपोनेंट्स बाय वेट देखो जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो देखो C कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेक करना है इनके कंपोनेंट्स का। तो देखो इसमें जो कार्बन है बेटा वो 12 ग्राम्स है और ऑक्सीजन 16 ग्राम्स है, इसमें जो कार्बन है वो भी 12 ग्राम्स है और ऑक्सीजन 32 ग्राम्स है।
ठीक है, आप देखो, अब मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब कितने गुना प्रोपोर्शन में है, कौन सा एलिमेंट कितने गुना। तो देखो यहाँ दोनों में कार्बन तो सेम प्रोपोर्शन में है बेटा, कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी ले लो, उसमें कार्बन का प्रोपोर्शन तो सेम है, सिर्फ किसका प्रोपोर्शन डिफरेंट है, ऑक्सीजन का, और वो कितने टाइम्स है, 1:2 टाइम्स। ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 टाइम्स, 2 गुना, 2 गुना ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बाय वेट। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। देखो जैसे कि ये ग्रीन वाला कार्बन है, ग्रीन वाला एटम कार्बन है, और ये ब्राउन वाला क्या है, मोनोऑक्साइड, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 2 टाइम्स है ऑक्सीजन, इसमें 2 गुना है। समझ में आया भाई? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी, ऐसे कैसे है ना, और एग्जांपल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, H2O लेते हैं, है ना, सॉरी अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। H2O लेते हैं और H2O2 लेते हैं मतलब, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ग्राम्स है, इसमें भी कितना है, 2 ग्राम्स है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम्स है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम्स है। क्लियर है? तो बस कांस्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ के ऑक्सीजन कितने टाइम्स है बेटा, 1:2 टाइम्स। H2O से H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो एक और, पॉज करके नोट करते जाओ भाई, एग्जांपल समझ गए हो तो अपने आप लिखो रफ में, अभी फिर फेयर में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेरे पास N2O है बेटा, NO है, N2O3 है, N2O4 है, और N2O5 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही कंपोनेंट्स हैं इसमें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले वाले में देखो नाइट्रोजन कितना, एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का, दो 28 ग्राम्स का, ऑक्सीजन इसमें कितना 16 ग्राम्स ओनली। इसमें नाइट्रोजन कितना बेटा 14 ग्राम ही है, एक ही नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कितना 28 ग्राम, ऑक्सीजन कितना बेटा 3 टाइम्स 16 3 जा 48 ग्राम्स। इसमें अगेन 28 ग्राम्स, और इसमें कितना नाइट्रोजन 16 4 जा 64 ग्राम्स। इसमें ऑक्सीजन कितना 80 ग्राम 16 5 जा, और नाइट्रोजन तो वही हुआ सेम 28 ग्राम्स। तो देखो भाई रेशियो बेटा, सिवाय एक को छोड़ के, ठीक है, सिवाय एक को छोड़ के बाकी सब में नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे कर देंगे, पूरे के पूरे NO को 2 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 × 14 कितना हो गया 28 ग्राम हो गया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी तो 2 टाइम्स होगा, तो 2 × 16 कितना हो गया 32 ग्राम्स हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो भाई, अब सब में नाइट्रोजन कांस्टेंट है, तो सब में नाइट्रोजन कांस्टेंट है बेटा। अब मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में सिर्फ क्या है, मल्टीपल में ऑक्सीजन है, कितने टाइम्स मल्टीपल्स में है, तो बस हमें वही नोट करना है। ये ऑक्सीजन 16 1:2, इसमें 2 टाइम्स है 2:2, 3 टाइम्स 3:2, 4:5। ठीक है, तो हर ऑक्साइड में इतने गुना ऑक्सीजन होती जा रही है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कितने गुना, कितने मल्टीपल टाइम्स प्रोपोर्शन में है ऑक्सीजन की गैस। क्लियर है? तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर हो गए टॉपिक्स। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज Which of the following follows law of multiple proportions? देखो भाई,
H2SO4 एंड H2S। तो बताओ भाई H2SO4 एंड H2S फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? नहीं, क्योंकि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, सारे कंपोनेंट्स तो होने चाहिए, तो नहीं फॉलो हो रहा है बेटा। CCl4 एंड CH4 में फॉलो हो रहा है, कार्बन का तो सेम है पर यहाँ तो क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें भी फॉलो नहीं होगा। कम से कम रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स बाय वेट देखना है, तो कंपोनेंट सेम तो हो, तो कौन सा कंपोनेंट कितने मल्टीपल टाइम्स है यही तो बताना होता है, तो यहाँ तो सेम नहीं है। H2 और H2O में हो सकता है, बोल सकते हैं 1:1, नहीं, तो ये तो सेम ही है ना, सेम ही है, सेम एलिमेंट्स में थोड़ी ना कंपेयर करेंगे। अब ये भी हमारे पास कैडबरी की टॉफी है, ये भी कैडबरी की टॉफी है, तो कैसे बताएंगे कि टेस्ट कितना टाइम्स इसमें बेटर है, ये कितनी ज्यादा चॉकलेटी है ना, मेलोडी, कैडबरी को मेलोडी से कंपेयर करो तभी तो बता पाएंगे वो कितनी, कौन सी कितनी ज्यादा चॉकलेटी है, कितनी ज्यादा चॉकलेटी है, कितने कम टाइम्स चॉकलेटी है, कितने मल्टीपल टाइम्स। और अगर सेम है तो दोनों कैडबरी है या दोनों मेलोडी है तो हम बता ही नहीं सकते हैं, तो इसमें भी नहीं बता सकते भाई। नेक्स्ट में चेक करो N2 और NO में, हाँ हमने अभी देखा N2 और NO में हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन इसको 2 टाइम्स कर देंगे, नाइट्रोजन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, सॉरी ऑक्सीजन की वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ ये भी बढ़िया है ना, यहाँ तो हम 2 टाइम्स करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन देखो इसमें भी 16 ग्राम्स है, इसमें भी 16 ग्राम्स है, इसमें बस नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम्स, और इसमें नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम्स। तो क्या कैंसिल कर दें भाई, क्या कांस्टेंट ले लें, ऑक्सीजन इज कांस्टेंट, ऑक्सीजन इज कांस्टेंट बेटा, और नाइट्रोजन कितना है 2:1 टाइम्स। बस समझ आया, तो हमारा फॉलो कौन कर रहा है, 4th ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, यस फर्स्ट में तो फॉलो हो रहा है बेटा, देखो 10 एंड 10 कांस्टेंट हो गया, Cl2 35.5 होता है एक क्लोरीन एटम का मास 35, यहाँ 71 ग्राम हो गया, यहाँ 71 इंटू 2 हो जाएगा, 4 टाइम्स है, या 35.5 इंटू 2, 35.5 इंटू 4। Pb और PbO2 में भी हो रहा है, PbO इज कांस्टेंट एंड ऑक्सीजन 1:2 में है। FeCl2 FeCl3 में भी हो रहा है, FeCl इज कांस्टेंट, क्लोरीन इज 2:3। HCl एंड NaCl में हो रहा है, ClCl कांस्टेंट नहीं, कंपोनेंट्स ही डिफरेंट है, तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा क्वेश्चंस, दोनों के हमने थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लिए हैं और ये क्वेश्चंस हैं, तो ये ऐसे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन गैसियस रिएक्शंस, मतलब कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ गैस रिएक्ट कर रही हो बेटा, ये सब गैसेस हैं, है ना, तो गैस की गैस रिएक्ट कर रही हो तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे जो रिएक्टेंट्स हैं कंबाइन करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स में। सिंपलेस्ट रेशियो, जहां भी रेशियो की बात आती है बेटा होल नंबर ही काउंट करने होते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शन हम नहीं ले सकते। रेशियो मतलब तुम्हें होल नंबर्स में ही बताना है। अगर 1:1.5 आ रहा है, सपोज 1:1.5 आ रहा है तो वो रॉन्ग है, उसको हम 2:3 बोलेंगे, 2:3 इज करेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि एक कॉमन वैल्यू है। अगर मेरे पास रेशियो देखो 1:1.5 है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 1:1.5 टाइम्स है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि होल नंबर में चेंज हो जाए, दिस विल बिकम 2:3, ये करेक्ट है रेशियो। रेशियो मतलब होल नंबर्स में, तो सिंपल ये कह रहा है जो गैसेस है ना, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स क्या हो, गैसेस हैं, ठीक है, गैसियस रिएक्शंस मतलब सबके सब गैसेस ही हैं, तो वो होल नंबर में ही कंबाइन करती हैं। ये एक रिएक्शन हो गई, एक रिएक्शन हम और करते हैं जिसमें सब गैसेस हैं, ठीक है, ये समझ आया रेशियो वाला कंसेप्ट, ठीक है, जैसे कि N2 plus 3H2 gives N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, ठीक है, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, ये
ओके, तो इसमें भी सब गैसेस है, तो इसमें रेशियो जो कंबाइन हो रहा है रिएक्टेंट्स का वो कैसा है बेटा 1:3 का, और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमें 2 टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, इसमें 1:1 और 2, 1:1 और ये 2 कंबाइन हो रहे हैं, तो ये गैसियस वॉल्यूम। समझे कि होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं। द नेक्स्ट इज एवोगाड्रोस लॉ, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह यूज होगा, यही ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो कह रहा है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल, और हम इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो अगर मैंने एक याद है तुम्हें पहले के रिएक्शन में ये किया था, बलून वाला क्वेश्चन, बलून वाला इंट्रो में भी मैंने डाला था, है ना। इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, इसमें ओजोन गैस है। ठीक है, पर सब में 1 मोल गैस ही है, सब में 1 मोल ही है। ठीक है, नहीं तो देखना जाके भाई, अगर एनिमेशन देखना तो एनिमेशन में बना रखा है वो बलून वाला। ठीक है, तो 1 मोल गैस है सब में, 1 मोल है तो वॉल्यूम कितनी होगी सबकी, कितनी होगी बेटा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और कोई भी बलून ले लो, और भी बहुत सारी गैसेस के बलून ले लो, SO2 का ले लो, N2O का ले लो, NO का ले लो, N2O4, किसी भी गैस का, एनी गैस का 1 मोल ले लेते हैं, सब में वॉल्यूम यही रहेगी। और सब में 1 मोल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे सब में, Na, इसमें भी Na, इसमें भी Na मॉलिक्यूल्स H2 के, Na मॉलिक्यूल्स N2 के। तो क्या कह रहा है कि एट सेम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सपोज मैंने बलून्स में से हाफ मोल गैस निकाल दी सब में से, है ना, अब ये 1/2 मोल हो गए, 1/2 मोल हो गए बेटा, 1/2, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी, मतलब कि 11.2 लीटर्स, 11.2 लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो जाएंगे। हाफ पहले 1 मोल थे या Na पार्टिकल्स थे, अब Na/2 हो जाएंगे, Na/2 हो जाएंगे, मतलब कि पहले 6 × 10⁻23 थे, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 10⁻23 होंगे, 3 × 10⁻23, 3 × 10⁻23 होंगे। समझ में आया? इसको हम 1/4 कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं तो सब कुछ 4 हो जाएंगे। इसको हम 4 टाइम्स कर देते हैं, सपोज 4 गुना 4 मोल कर देते हैं तो सब कुछ 4 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम भी 4 टाइम्स हो जाएगी बेटा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स भी 4 टाइम्स हो जाएंगे, 4Na 4Na 4Na। तो इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो जो रिएक्शन ले रखी है हमने, ये नोट कर लेना भाई। तो H2 + Cl2 gives 2HCl, तो मतलब कि इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, है ना, बीकर में हम लाए, एक वॉल्यूम, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, तो 2 पार्ट्स HCl बनेगा। जैसे कि अगर इसका 1 मॉलिक्यूल लिया, इसका 1 मॉलिक्यूल लिया तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इसके भी 2 लिए तो इसके 4 बनेंगे। इसकी 22.4 लीटर है, इसकी भी 22.4 लीटर, इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि रिएक्शन का रेशियो क्या है, गैसियस वॉल्यूम 1:1, अभी हमने देखा तो 1:1, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 2 टाइम्स बन रहा है। तो 22.4 लीटर अगर लिया तो 22.4 लीटर इसका भी लगेगा, तभी रिएक्शन पूरी होगी, और पूरी होने के बाद हमें कितना मिलेगा ये। ठीक है, या फिर देखो 1 वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 1 वॉल्यूम में तुम इसको 1 वॉल्यूम का मतलब है कि अगर ये 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर होगा और ये 2 लीटर्स मिलेगा। ये 1 ml है तो ये भी 1 ml होगा और ये 2 ml बनेगा, है ना। ये 100 ml है तो ये भी 100 ml लगेगा और 200 ml मिलेगा। ये 1000 लीटर्स है तो ये भी 1000 लीटर्स होगा और ये 2000 लीटर्स बनेगा। ये वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम का रेशियो सेम है तो कोई भी यूनिट लो वो उतने टाइम्स ही रहेगी। क्लियर है? तो ये एवोगाड्रोस लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्स में भी ले सकते हैं हम,
ठीक है, ये 1 मोल है तो इसको तुम 1 मोल में भी लिख सकते हैं, 1 मोल और प्रोडक्ट कितना बन रहा है 2 मोल। तो कोई भी चीज किसी में भी कंपैरिजन में करने को आ सकती है, हो सकता है वो तुम्हें लीटर्स दे और पूछ रहा है बताओ प्रोडक्ट के मोल्स कितने बने, हो सकता है इस रिएक्टेंट का मोल दे और पूछ रहा है बताओ कितनी वॉल्यूम प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स दे तो पहले मोल में कन्वर्ट करो और फिर वॉल्यूम बताओ कितना बनेगा, कुछ भी किसी में भी इसमें कंपैरिजन हो सकता है। तो उसके लिए बेसिक्स हमें पढ़ना क्लियर है हमारा, हम ऑलरेडी इसके न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं बेटा कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, डिवाइडेड बाय Na, नंबर कि जो भी गिवन है। वेट गिवन है तो डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट से, वॉल्यूम गिवन है तो डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट से। ओके, है बेटा। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज इट्स एटॉमिसिटी, कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, टोटल एटम्स सभी कंपोनेंट्स के, वो उसकी एटॉमिसिटी है, या है ना, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि किसी भी अणु में कितने परमाणु हैं, टोटल कुल कितने परमाणु हैं, सबको सारे काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये तो सिंपल दिए हुए हैं, मैं तुम्हें एक बताता हूं, सपोज KMnO4 है, तो इसमें देखो हमें काउंट करना है, हमें पहले तो एलिमेंट्स पता होना चाहिए। एक एलिमेंट पोटेशियम का है, एक मैंगनीज का है और 4 ऑक्सीजन के हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक पोटेशियम, K इज पोटेशियम, Mn मैंगनीज, MANGENESE मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल कितने एटॉमिसिटी हुई इसकी, 6 हुई। H2SO4 की कितनी एटॉमिसिटी हुई बेटा, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, है ना, 2 1 3 एंड 4 7, तो 7। क्लियर है। बेंजीन की कितनी एटॉमिसिटी हुई, C6H6, एटॉमिसिटी इज 12। CO2 की कितनी एटॉमिसिटी हुई बेटा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3। हीलियम की 1, हीलियम एक निष्क्रिय वायु है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, उनकी एटॉमिसिटी हमेशा 1 होगी, वो कभी भी, है ना, अणु नहीं बनाते हैं, वो कभी भी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, निष्क्रिय होते हैं। हाइड्रोजन में 2 होगी, ऑक्सीजन में 2 होगी, ओजोन में कितनी होगी, ओजोन में 3 होगी एटॉमिसिटी। सिंपल चीज बेटा, क्लियर है। तो ये एटॉमिसिटी, हमें कुल परमाणु काउंट करने हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स वी हैव टू काउंट। चलो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला है कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई भी गैस हो जिसकी वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है तुम्हें अगर, तो उसको उसकी डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। अब हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है, तो ये होती है 0.0000089 ग्राम पर ml। ठीक है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो ये डेसिमल हटा दो तो 8.9 पे ले आओ, डेसिमल हटा के 8.9 पे ले आओ, 8.9 को हम 9 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू और कितने जीरोस आ जाएंगे देखो ना भाई, 10⁻⁻5 ग्राम पर ml। तो कोई भी गैस हो जिसकी तुम्हें कहे वेपर डेंसिटी निकालो, तो उस गैस की डेंसिटी को डिवाइड कर देंगे हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से, एंड वी विल गेट द वेपर डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। और क्या फॉर्मूला होता है, देखो भाई, और फॉर्मूला होता है जो वेपर डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। गैस ही की होगी, वेपर मतलब गैस, तो गैस के बारे में बात हो रही थी, यहां से हम मॉलिक्यूलर वेट को भी क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये सब फॉर्मूलाज हैं, और भी फॉर्मूलाज हैं बेटा इसके, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। तो पहले हम क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को देखेंगे कि इसको और किस फॉर्म में देख सकते हैं, और फिर उसको यूज करेंगे। अभी यहाँ लिखवा दूंगा तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस के साथ कि देखो इस क्वेश्चन में ये सब नहीं गिवन है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और वो फॉर्मूला फिर तुम चाहे यहाँ ऐड कर देना, चाहे क्वेश्चन में बॉक्स बना के लिख लेना, ये भी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक ये नोट कर लो, सिंपल इंट्रो है वेपर डेंसिटी का। क्वेश्चन एक देखते हैं इसके ऊपर।
ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बेटा, फॉर्मूलाज नोट कर लिए होंगे आई गेस, कि डेंसिटी ऑफ गैस जो है वो है 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml, देन गैस इज, तो हमें गैस आइडेंटिफाई करनी है। अब डेंसिटी से गैस कैसे आइडेंटिफाई करें? तो क्या कर सकते हैं, हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट पर्टिकुलर उसका ही वेट होगा, और किसी गैस का तो हो नहीं सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं उससे। मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हैं, हाँ डेंसिटी से वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, यस। अभी देखो भाई, तो गैस कौन सी है, हमें सिर्फ डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है और हमें बताना है गैस कौन सी है। तो डेंसिटी पता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, और वेपर डेंसिटी पता है तो मॉलिक्यूलर वेट 2 का ही तो रिलेशन है। तो हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट उसका पर्टिकुलर होगा, वो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हम निकाल सकते हैं। सल्फर का 32, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऐसे करके ऑक्सीजन तो 16 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेपर डेंसिटी निकालते हैं भाई, फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। तो वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस कितनी गिवन है बेटा, 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी है 9 इंटू 10⁻⁵। क्लियर है? तो देखो भाई, ये 5 ऊपर ले जाओ, क्या बचेगा 10⁻²। सॉल्व करते हैं इसको सिंपली तरीके से। 3.6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 360/9, तो ये आया 40। ठीक है, ये कितना आया, 40 आएगा। ठीक है, ये आया 40। वेपर डेंसिटी हमारी 40 आई, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 80। वेपर डेंसिटी कितनी आ रही थी हमारी 40, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इज 80। जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट 80 है। अब बताओ भाई 80 मॉलिक्यूलर वेट वाली गैस कौन सी है, SO2। देखते हैं भाई, तो SO2 का 32 और ऑक्सीजन का भी 32, तो SO2 इसका कितना हुआ 64, CO2 का 44, N2 का 28 और SO3 का बताओ भाई 48 प्लस 32, तो 2 किया तो ये हो गया 50 और 30, ये हो गई 80। हमारा आंसर क्या है, SO3, है ना, कि ये SO3 गैस की डेंसिटी दी है, क्योंकि डेंसिटी से हमने वेपर डेंसिटी निकाली, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट 80 आया, तो इट इज SO3 गैस। बेटा क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 14 देन गैस इज, कौन सी गैस होगी? तो सिंपल क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल ही सिंपल, हवा में करने वाला, कि हवा में कर लेंगे। ठीक है, हवा में करने वाला क्वेश्चन है कि वेपर डेंसिटी गैस की 14 है, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। सब लोग बताओ भाई माइंड में, 14 है वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी 14 है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं भाई मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, होगा। तो कौन सी गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम होगा? देखते हैं, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, ये 28 कार्बन मोनोऑक्साइड। NO2, तो ये आंसर हो गया। बाकी भी चेक करते हैं, NO2 इज 14 और 32, ये तो ज्यादा ही हो रहा है। फिर N2 14 इंटू 2, ये भी कितनी है 28, तो आंसर 1 and 3 बोथ दे रखा है, 1 and 3 बोथ। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हवा में ही कर सकते हैं हम, हवा में मतलब गलत नहीं, हवा में काम करने का मतलब ये नहीं गलत करना है। क्लियर है? तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 14, तो गैस कौन सी होगी ये। ठीक है, अब चलो एक थोड़ा बढ़िया करते हैं कि सारे क्वेश्चन ऐसा ना हो हवा में ही हो जाए, है ना, तो टॉपिक भी पूरा हवा ही हो जाएगा, है ना। और हवा ही हो गया टॉपिक, तो हम फिर मार्क्स भी हवाई वाले आते हैं ना, टीचर बोलेगा पेपर में थोड़ी ना हवा में दे दिए मैंने। क्लियर है? अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट, इसमें एक चीज मिस टाइप है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन CH4 इज 4 देन गैस इज, लिख लो बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4 देन गैस इज। ठीक है, तो कौन सी गैस होगी?
ठीक है, आप देखो, अब मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस में ही फॉर्मूला बताऊंगा, तो एक फॉर्मूला और है वेपर डेंसिटी का, सब लोग लिखेंगे। वेपर डेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम V अपॉन मास ऑफ गैस हाइड्रोजन, नहीं, मास ऑफ, आप कंपेयर तो हाइड्रोजन से ही करना होता है हमें, वेपर डेंसिटी जो है हाइड्रोजन से ही कंपेयर करते हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम वॉल्यूम V and at same temperature and pressure, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम वॉल्यूम V, मतलब उसी सेम, ये अगर 10 लीटर पे है तो ये भी 10 लीटर पे कितनी, वो वाली गैस सपोज 10 लीटर पे 100 ग्राम है, तो ये 10 लीटर पे हाइड्रोजन का कितना होगा, सेम वॉल्यूम पे होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन से कंपेयर करना है तो मास कंपेयर करना है, वेट सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। और अगर एक चीज और होती है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी भी होती है एक चीज, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस A अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस B, ठीक है। तो ये रिलेटिव कि दो गैस, जरूरी नहीं हाइड्रोजन से ही कंपेयर करें, तो हम दूसरी गैस से भी कर सकते हैं, तो यहां पे वही करना है हमें। तो ये फॉर्मूला और लिख लो बेटा, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन पे क्या है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4, तो मीथेन के रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी आ रही है 4 आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं भाई। तो गैस आइडेंटिफाई करनी है हमें, तो गैस आइडेंटिफाई करनी है, तो इसमें हाँ देखो मास यूज कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ मीथेन, उसके रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी 4 दे रखी है, तो 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, यहां से मास ऑफ गैस, सपोज हमने वॉल्यूम ले ली, सेम वॉल्यूम होनी चाहिए, हमने 22.4 लीटर ले ली, क्यों 22.4 लीटर लेने में क्या फायदा है कि 22.4 लीटर पे जो भी गैस का मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, ठीक है। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल गैस, मतलब 1 मोल गैस का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, ये हमें पता होता है, वही चीज हम यूज कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, नहीं मीथेन, क्योंकि मीथेन उसने बोला है ना विद रिस्पेक्ट टू, मीथेन के हिसाब से बताओ, हाइड्रोजन के हिसाब से तो होता है, पर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि सपोज मीथेन के हिसाब से वेपर डेंसिटी निकाली जाती है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, तो 4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 16, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितना, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन 16, तो मॉलिक्यूलर वेट गैस का कितना हो जाएगा बेटा, 64 ग्राम्स हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट गैस का 64 ग्राम्स। चेक करते हैं भाई 64 ग्राम कौन सी गैस हुई, फिर यहाँ पे ओजोन का तो 48 होता है, 16 3 ठीक है, CO2 का कितना होता है 44 होता है, SO2 का देखो 32, एक सल्फर एटम का मास 32 ग्राम, दो ऑक्सीजन का भी 32, ये आया हमारा 64, SO3 64 नहीं आ सकता, 32 और 48 80 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, SO2 है यहाँ पे। समझ में आया भाई, तो ये थोड़ा हवाई वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, कि हवा में हो जाए, हमें कंपेयर करना, बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है, और 12th के एंड तक तो हो जाएंगे ये क्वेश्चन ऐसे ही। ओके, तो नोट कर लो बेटा ये दो फॉर्मूलाज जो हम वेपर डेंसिटी इनसे भी निकाल सकते हैं, और ये मोल का कंसेप्ट और ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो भाई नेक्स्ट पे एक बढ़िया क्वेश्चन है, mass of one gas is 1.96 gram, then find vapor density and molecular weight of gas.
क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन में कि 1 लीटर गैस जो है उसका मास 1.96 ग्राम्स है। 1 लीटर गैस का मास 1.96 ग्राम्स है। तो मॉलिक्यूलर वेट बताओ भाई, पहले वेपर डेंसिटी बता दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अभी जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कंसेप्ट, उसी पे है। देखो कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर उसका 22.4 लीटर है, मतलब वो गैस कितनी है, 1 मोल गैस है, या 1 मोल गैस ले लो तो उसकी वॉल्यूम इतनी ही होगी, और 1 मोल गैस का जो वेट होगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणवीय दर। ठीक है, तो अगर 1 लीटर गैस का इतना वेट है तो 22.4 लीटर का कितना होगा। देखो 1 लीटर गैस का 1.96 है, तो 10 लीटर का कितना होगा 19.6। 100 लीटर का कितना होगा, इंटू 100 कर देंगे 196। तो 22.4 लीटर का कितना होगा, इंटू 22.4, 1.96 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 44 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 44 ग्राम। तो बताओ भाई 44 ग्राम की कौन सी गैस होती है। 44 ग्राम तो क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, क्योंकि 22.4 लीटर का जो भी वेट होगा वो उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो ये गैस का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी कितनी होती है, फॉर्मूला बेटा, अब तो हवा हवाई वाला क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी 22। ये हुआ वेपर डेंसिटी। क्लियर है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, बाकी शीट में दिए हुए हैं, आप शीट में से प्रैक्टिस करेंगे और हम डाउट्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट्स में लिख सकते हो ये डाउट है या ये फिर है, या शीट नहीं मिली तो भी मुझे बताओ, है ना, मैसेज करो और मैं आपको शीट फॉरवर्ड करूंगा फिर, अगर नहीं मिली। वैसे मैंने फॉरवर्ड करवा दी है ना स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, नहीं मिली है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो भाई, क्योंकि हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम जितना पढ़ रहे हैं रोज के रोज उतने 10-20 क्वेश्चन ना करने को मिले तो कोई फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, और प्लीज लैंग्वेज पे बिल्कुल भी मत जाओ। कोई भी स्टूडेंट साइंस में है ना, या कोई भी गुजराती मटेरियल अगर दिखा दो जिसमें ये सब इतना डीप में दिया हो जैसा हम कर रहे हैं, या ऐसा मोल कंसेप्ट दिया हो किसी बुक में, है ना, तो ये तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का भी अभी फर्स्ट पार्ट है, बहुत बड़ा है चैप्टर, और आने वाले चैप्टर्स को तो देखना कितना डिफरेंट वे से हम करेंगे। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है बेटा, मोटिव क्या है कि हम कंसेप्चुअल रहे, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक, कहीं का भी हमें क्वेश्चन मिले, कहीं का किसी भी बुक का, जेई का, हम सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं पर जेई का भी हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, इस चैप्टर से रिलेटेड हो, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, हमारे फंडे क्लियर है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स फंडे क्लियर है, तो हम उस क्वेश्चन को इस ये गिवन हो तो अब ये निकाल ले, ये गिवन हो तो Na निकाल ले, 3 Na निकाल ले, 1 Na निकाल ले, 1 Na का मास कितना होगा, कुछ भी गिवन हो, 1 Na की वेपर डेंसिटी निकालो, तो फंडे क्लियर होने चाहिए। सिंपल फंडे, इतने कंसेप्ट अगर उसको अच्छे से पढ़े समझ के, है ना, समझ के उसको अच्छे से पढ़े, विजुअलाइज करके, दिमाग लगा के कि ऐसा होता है, हो सकता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। क्या है कि लैंग्वेज कि हिंदी में हो, गुजराती में हो या इंग्लिश में हो, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 10th नहीं है, दिस इज 11th 12th एंड रियल वर्ल्ड स्टडीज है ना, रियल वर्ल्ड एजुकेशन है। अब ये सिर्फ नहीं कि बुक में कुछ भी लिखा है, जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन था 5 बार लिखे और बोर्ड्स में भी वही आया 5 बार लिखे, हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, कभी भी बुक का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, कम से कम नीट एंड जेई में तो नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए हवा हवाई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा हवा हवाई मिले, पर उसको भी पता है ज्यादा हवा हवाई नहीं देने चाहिए, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ते ही नहीं, फिर तो मेहनत तो करवाएगा वो, ऐसे क्वेश्चंस भी डालेगा। ठीक है बेटा, तो शीट प्रैक्टिस करो और हम फिर डाउट्स डिस्कस करेंगे। प्लीज सेंड मी योर डाउट्स, है ना, या कमेंट्स में लिखो डाउट्स, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर मुझे मैसेज करो बेटा, है ना। ओके।